नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक तरफ ये बात आज देश की जनता में बहुत ज्यादा आम हो गई है, क्या देश का संविधान खतरे में है। क्योंकि जब ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं द्वारा इस बार 400 पार, तो लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन शुरू किया। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, चाहे वो दिया कुमारी हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान की, या लल्लू सिंह हो जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, या अरुण गोविल हो, या हेगड़े साहब हो जो कर्नाटक के बड़े नेता हैं, इन सब ने कहा कि हमें 400 सीटें दें, हम संविधान बदल दें। अपोजिशन ने कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, और संविधान जो है भारतवर्ष के 142 करोड़ लोगों के लिए बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। हम जानते हैं कि आज अगर हम चैन की सांस लेते हैं, हमारा देश एक गणतंत्र बना है, और आज गरीब को भी उतने ही अधिकार हैं जितने अमीर को हैं। इसका मुख्य कारण संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, सी राजा गोपालाचारी ने और बाकी संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उनकी तपस्या की वजह से। अब प्रश्न होता है संविधान के अनुसार, अच्छा बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं साहब हम संविधान नहीं बदलना चाहते हो, तो छोटे नेताओं ने ऐसे कह दिया। मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा कि संविधान नहीं बदलने देंगे, और अगर अब बाबा साहब भी आ जाएंगे तो भी संविधान नहीं बदलने देंगे। वो एक प्रकार की पोस्टरिंग हुई, जो अपोजिशन की तरफ से भी हुई और जो सत्ता पक्ष की तरफ से भी हुई। अब असली मुद्दा यह है, संविधान के अनुसार सरकार के कुछ कर्तव्य हैं, अधिकार हैं और कर्तव्य हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकार कर्तव्य हैं, जर्नलिज्म के कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं, सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट्स के कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं, और ये एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। ये संविधान के अनुसार हुआ है। कोई भी संवैधानिक संस्था ये नहीं कह सकती कि मैं दूसरे संवैधानिक संस्थाओं के प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। अब जैसे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सरकार एक संवैधानिक संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है। तो संविधान को बचाए रखने का मतलब केवल यह नहीं है कि कुछ जो आप इमेजिन करें। संविधान को बचाने का मतलब यह है कि जो संविधान अनुरूप चुनाव आयोग के कर्तव्य हैं और अधिकार हैं, क्या वो कर रहा है। जैसे भारत का बड़ा उत्तम इतिहास है, हमने TN शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त देखे हैं, जिनके सामने खड़े होने से बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थरथराते थे, और एक आयरन मैन की तरह उन्होंने हिंदुस्तान के चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। हमने किरण बेदी जैसी भी पुलिस अधिकारी देखी, जिन्होंने इंदिरा गांधी की कार गलत पार्किंग में थी तो चालान काट दिया था, और उस बात से इंदिरा जी इतनी खुश हुई थी कि अगले दिन नाश्ते पे उनको बुलाया था, क्योंकि वो पुलिस अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। और जो पॉलिटिकल पार्टी था उसका बनी बात है, आपने गलत पार्किंग की है तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। पार्किंग का चालान कटा, उन्होंने दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन किरण बेदी की इज्जत उस समय बढ़ी, क्योंकि उन्होंने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। अब चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का भी अधिकार और कर्तव्य यह है, क्योंकि जब चुनाव आयोग के हाथ में सारी चीजें आ जाती हैं तो दूसरे लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, और सारा प्रशासन सब कुछ जो है चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। आज आ गया है। चुनाव आयोग का कर्तव्य मात्र एक है कि चुनाव निष्पक्ष हो और किसी भेदभाव के बिना हो, और किसी को भी विशेष लाभ न दिया जाए। इसलिए चुनाव आयोग न तो यह है कि वो सत्ता को रखने के लिए उसका कर्तव्य है, ना भारतीय जनता पार्टी की संस्था को, NDA को दोबारा जिताने के लिए वो बैठा है, बल्कि उसका कर्तव्य यह है कि जितना सत्ता पक्ष के हितों की रक्षा करे, उतना ही वो विपक्ष के नेताओं के, उनके हितों की रक्षा करे, और उतना ही जनता के हितों की रक्षा करे।
जैसा आज तक हमेशा से होता आया। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी चुनाव आयोग पर इतने बड़े आरोप नहीं लगे जो इस बार चुनाव आयोग पे लग रहे हैं। चुनाव के पहले लग रहे थे, चलिए वो थोड़ी बात थी कि 2 आयुक्त चुन लिए गए, तुरंत चुन लिए गए, कमेटी बदल दी गई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो भी चुनाव आयुक्त बना उसका कर्तव्य यह था कि चुनावों को निष्पक्ष कराए। आपको पता है कि जब भी कोई चुनाव होता है, ये तो बात हो रही है 75 साल से, मैं आज से 50 साल पहले पीठासीन अधिकारी था एक चुनाव क्षेत्र। पीठासीन अधिकारी जाता है, कई कर्मचारी उसके साथ जाते हैं, पूरी प्रक्रिया होती थी। उस समय बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे, आप ईवीएम से पढ़ते हैं। पहले मैं पीठासीन अधिकारी था, अब मैं वोटर हूं। लेकिन प्रक्रिया एक ही है। प्रक्रिया यह है कि जब आप पता रहता है कि चुनाव क्षेत्र में इस मतदान केंद्र में कितने वोटर एलिजिबल हैं, और हर 2 घंटे के बाद चुनाव आयोग ये सूचना देता है कि कितने वोट पड़ गए। शाम को जब वोटिंग खत्म होती है, उसके बाद एक फॉर्म 17C भरा जाता है चुनाव प्रक्रिया के तहत, जिसमें यह पता रहता है कितने अधिकृत वोटर थे, कितने पड़े, कितने परसेंट पड़े। ये एक फॉर्म 17C होता है, और इस फॉर्म में 17C में जितने भी मतदान केंद्र में उपस्थित प्रत्याशियों के पोलिंग बूथ होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं, वो दस्तखत करते हैं। पीठासीन अधिकारी भी दस्तखत करता है। तो एक ये कानूनी प्रपत्र बन जाता है। ये सारे पोलिंग बूथ, क्योंकि हजारों लाखों पोलिंग बूथ होते हैं, हजारों लाखों पोलिंग बूथ वाले जब जाते थे, पहले वो बैलेट बॉक्स लेके जाते थे, वो इस फॉर्म 17C को ले जाते थे और अपने जिला मुख्यालय में इसको जमा कर देते थे। अच्छा, ये सूचना पूरे चुनाव आयोग को चली जाती थी, क्योंकि जिलाधिकारी जो होते हैं या वहां के जो चुनाव अधिकारी होते हैं, वो चुनाव आयुक्त के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो सूचना, और आज के जमाने में तो ये सूचना भेजना बहुत ही आसान है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, भेज दिया जाता है कि साहब इतने वोट टोले एलिजिबल थे, इतने पड़े, इतने परसेंट वोट पड़े। बैलेट पेपर से पड़े हुए वोटों को थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं। हमेशा से इस चुनाव के पहले हमेशा से 24 घंटे के अंदर यह पता चल जाता था कि पूरे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितने एलिजिबल वोटर्स थे और कितने वोट पड़े। इस बार बड़ी विचित्र घटना घट रही है। हर घंटे बाद तो पता चल जाता था कितने परसेंट वोट पड़े, लेकिन मान लीजिए 60% वोट पड़े। चुनाव आयोग ने कहा अंदाजे से जब वोटिंग खत्म हुई तो 60% वोट पड़े। तो मानी बात है, 60% में 1-8%, आधा परसेंट बढ़ने की संभावना तो है। लेकिन 12-13 दिन बाद चुनाव आयोग यह कहता है कि इसमें 6.5% वोट बढ़े, और यह भी नहीं बताता है कि क्षेत्रवार किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े, बल्कि बताता है टोटल वोट एक दिन में जब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुआ कितने पड़े। तो संदेह तो होता है, आखिर माजरा क्या है। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ता है, जो पहले बताया गया था कि ये टेंटेटिव है और ये फाइनल है, जो 12 दिन बाद बताया गया उसमें 6-6.5% का अंतर। अच्छा, उन चुनाव क्षेत्र उन क्षेत्रों में ज्यादा बताया गया जहां पे अपोजिशन के जीतने की संभावना है, इसका माने वहां कुछ हेरा फेरी ज्यादा हुई, और जहां बीजेपी की जीतने की संभावना है, वोट बढ़ाने की जरूरत क्या, वो तो वैसे ही जीत रहे। ये सारे फॉर्म 17C जो है सारे पोलिंग एजेंट्स के पास भी होते हैं, और ये हो सकता है कि पोलिंग एजेंट अपने जो कैंडिडेट है उसको दे देते हो, और जो हो सकता है कैंडिडेट जो है अपने मुख्यालय में देते हो। लेकिन ये प्रश्न उठा कि ये जो 6-7% की वोटिंग बढ़ी जो पहले बताया गया था उससे, इसके पीछे चक्कर क्या है। तो एडीआर एक संस्था है, उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से यह कहा जाए, पहले तो यह पूछा जाए कि ये जब आपने टेंटेटिव फिगर दी थी, और हमेशा से हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में
24 घंटे के अंदर ये सूचना मिल जाती थी कि कितने वोट पड़े, इस बार 12 दिन क्यों लगे? जब ये चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देके पूछा तो चुनाव आयोग का कहना है कि हमारी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है बताने की। अरे क्यों नहीं है? निष्पक्ष चुनाव कराना आपका कर्तव्य है। और अगर जनता को और एडीआर को लग रहा है कि आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उनका अधिकार है पूछने का। अच्छा, आपको परेशानी क्या है? ट्रांसपेरेंसी के हित में बता दीजिए, क्योंकि जनता ही तो पूछ रही है। जनता पूछ रही है कि हमें विश्वास नहीं है कि आप हेरा फेरी कर रहे हैं और आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं। और चुनाव आयोग को ऐसा तो है नहीं कि आसमान से उतर के आया है। अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाहें, उनके बंगले, उनकी कारें, उनके ऐशो जितने आराम हैं और जेड प्लस सिक्योरिटी है वो हमारे ही टैक्सेस से दिया गया है, तो हमको जवाब कैसे नहीं देंगे? अच्छा चलिए, हमें जवाब मत दीजिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जवाब कैसे नहीं देंगे? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, जो भी आपके 16-17 लाख जितने भी आपके 17C हैं उनको वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, लोग देख लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे। लेकिन अब मुश्किल क्या है, 17C में जो टोटल वोट्स होंगे और जो अब चुनाव आयोग बता रहा है उसमें 6% का डिफरेंस होगा। चुनाव आयोग कतराने के चक्कर में है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है साहब, जब हमने 17C की कॉपी पोलिंग एजेंट्स को दे दी तो पार्टी उसको क्यों नहीं खुद ही जोड़ लेती है? अरे वो तो जुडिक्शन में है नहीं, वो तो केस ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पार्टी जोड़ भी लेगी तो उसकी लीगल सैंक्टिटी क्या होगी? लीगल सैंक्टिटी तो अब होगी जब चुनाव आयोग वेबसाइट पर सारे फॉर्म 17C को अपलोड करेगी, तब लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, तब पता चलाएंगे कि पहले आपने 60% कहा, फिर 66%, 12 दिन बाद कहा, तो क्या आपने 6% की हेरफेर की? क्या चुनाव आयोग ने आंख मूंदी और क्या चुनाव आयोग ने वो 6% की हेराफेरी में सहयोग किया? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हम जैसे लोगों के हिसाब से, जिनको बहुत ज्यादा कानून नहीं पता है, हमारे लिए तो वो सुप्रीम है। अगर चुनाव ये बाकी चुनाव आयोग ठीक है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, पुलिस अधिकारी ठीक है, ईडी सीबीआई ठीक है, लेकिन अगर उनको भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय कोई आदेश देता है तो न्याय के हित में वो न्याय का पालन सबको, उस प्रणाली का न्याय पालन सबको करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी किया, जब उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ बोला था और उनके खिलाफ केस चले थे और 2 साल के लिए उनको सजा हो गई थी और सदस्यता लुट गई थी और सब कुछ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और वो दोबारा खैर पद पे बहाल हो गए। कानून के और न्यायालय का तो पालन डीएम को भी करना पड़ेगा, कमिश्नर को भी करना पड़ेगा, चीफ सेक्रेटरी को भी करना पड़ेगा और प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और हमें आपको भी करना पड़ेगा। अगर वो प्राइम मिनिस्टर को भी चाहें तो अरेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया भी है न्यायालय ने, और लोग गए हैं जेल, लालू यादव गए हैं, बहुत सारे लोग जेल गए हैं। तो चुनाव आयोग का ये जवाब, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग चीजों को छुपाना चाहता है। इसका माने चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल काली है। अब कल सुनवाई है, मानी चंचूड़ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इतना गंभीर मसला है कि अगर इस पे सुनवाई रात भर भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। इसका माने वो स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं। अरे स्थिति की गंभीरता इसलिए भी आवश्यक है, ये भारत जैसे सबसे, विश्व के सबसे बड़े, सबसे सुंदर लोकतंत्र में अगर इतना बड़ा पाप धब्बा लग जाएगा कि हमारा देश का लोकतंत्र भी उसी प्रकार हो जाएगा जैसे रूस में होता है, नॉर्थ कोरिया में होता है, चीन में होता है, तो मरने की बात होगी। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है और कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है, और अगर कोर्ट जो उसका अधिकार है उसने सूचना मांगी है और अपलोड करने के लिए कहा है तो अपलोड आप नहीं कर रहे हैं, इसका माने आपकी मंशा गलत है। देखिए, इसी प्रकार की घटना चुनावी बॉन्ड में हुई थी। चुनावी बॉन्ड की सूचना सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हेर फेर बाएं दाएं करने की कोशिश की थी, 3 महीने 4 महीने मांगे थे कि चुनाव हो जाएगा तब देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने
कठोर रुख दिखाया, 24 घंटे के अंदर सूचना आ गई। और एक असंवैधानिक कानून बनाने वाले तो चलिए उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन पैसा लोगों ने यूज किया और आज भी यूज कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है, जो गैर कानूनी है। उसी प्रकार का बिल्कुल पैरेलल स्टेटमेंट अब चुनाव आयोग दे रहा है कि साहब ये नहीं है, उसमें ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अरे आज के आईटी के युग में 16 लाख क्या 5 करोड़ भी अगर अपलोड करने हैं तो उसको अपलोड करने में 2 घंटे लगेंगे। और ये चुनावी बॉन्ड में हो गया, पता चल गया, ये पता चल गया कि किसने किसको पैसा दिया था, कोरिलेशन हो गया, किसने बॉन्ड खरीदे थे और बॉन्ड किसने भुनाए थे, पता चल गया। उसी प्रकार से ये भी पता चल जाएगा। तो जनता का लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास बढ़ेगा। तो जहां से मैंने बात की शुरुआत की थी, क्या संविधान बचाना और लोकतंत्र को बचाना और नहीं बचाना बाकी चीजों में निर्भर करता है, लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाएं ही एक दूसरे से भिड़ेंगी, और जबकि चुनाव आयोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन उन्हें करना पड़ेगा, न्यायालय के मंच से ऊपर कोई मंच नहीं है। तो ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पे चैलेंज कर रहे हैं, क्यों चैलेंज कर रहे हैं, किसको बचाने के लिए, किसके कहने पे हेरफेर को छिपाने के लिए कर रहे हैं, ये प्रश्न उठता है। अब एक और चीज समझिए, पूरे हिंदुस्तान में हमारी डाइवर्सिटी है, बड़ा विचित्र और बड़ा प्यारा देश है हमारा। अगर देश को लगेगा कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग पूरे देश की सभ्यता और संस्कृति को डोमिनेट करना चाहते हैं, जैसे पिछली बार का इलेक्शन भी देखें 2014-19 का, साउथ पूरी साफ थी बीजेपी और नॉर्थ में जीती थी। इस बार देखिए क्या होता है, साउथ में साफ होगी, लगता तो यह बीजेपी नॉर्थ में हाफ होगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है, वो तो 4 जून को डिस्कस करेंगे। तो क्या साउथ नॉर्थ के बीच में एक भेद नहीं पैदा होगा, क्योंकि हम जनसंख्या में कम हैं, क्योंकि हम लिटरेट हैं, क्योंकि हमारी इनकम ग्रुप वो अच्छी है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, इसलिए हमारी पार्लियामेंट सीट कम है, इसलिए हमारी बात को अनदेखा किया जाएगा। तो देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए चुनावी जो ये चुनाव आयोग है, इसको संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, और जिसके लिए इनको बनाया गया है उसका कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है, और जनता के विश्वास को कायम करने के लिए आवश्यक है कि जितने भी 17C हैं इसे अपलोड करें, बाकी लोग जो कैलकुलेशन करने वाले एनालिस्ट हैं उसको एनालाइज करें और देखें कि क्या बेईमानी हुई है या बेईमानी नहीं हुई है। हमें नहीं कह रहे बेईमानी हुई है, लेकिन शक है। अगर शक है, क्लियर कर दीजिए, फॉर्म 17C की प्रक्रिया है, अपलोड कर दीजिए, 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा हेराफेरी हुई कि नहीं हुई। लेकिन अगर एक संवैधानिक संस्था बेईमानी करवा के किसी को सत्ता में लौटाना चाहती है तो देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो जाएगी। फिर आप कैसे कहेंगे कि संविधान की और लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? हत्या तो हो जाएगी। अब देखते हैं कल के कोर्ट डिसीजन में क्या होता है, प्रोसीडिंग्स में क्या होता है। हम लोग कोई केवल प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं ये कि देश का लोकतंत्र संविधान बचे, और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय ऐसा करेगा, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का उनका उत्तरदायित्व वो करेगा। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, कल फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का पूरा रोल संदिग्ध उसी प्रकार से है जैसा चुनावी बॉन्ड के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।